गॉगल गुरु प्रेजेंटिंग तक्षक पार्ट 2 ऑफ मकबरा। यह कहानी तक्षक मकबरा का पार्ट 2 है। यदि आप मकबरा कहानी को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक्स पर उन्हें देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं तक्षक की कहानी। तक्षक की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर मकबरा की कहानी एंड हुई थी। तक्षक की कहानी शुरू करने से पहले मकबरा का एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। मकबरा के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपने जाना काली शक्तियों ने थार रेगिस्तान में सदियों से दफन एक पुराने मकबरे को खोला और पैरेलल यूनिवर्स की शक्तियों ने महानगर में मचा दिया कत्लेआम। इस अजीबोगरीब घटना की तहकीकात करने जा पहुंची रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैरेलल यानी RIP की टीम। यह टीम 4 लोगों की होती है, विनाशदूत, गगन, ताहिरा और मोंटी। इस टीम के लीडर होते हैं प्रोफेसर एक्स। वे इस केस की गहराई में दफन उस रहस्य को सुलझाने के मिशन पर जुट जाते हैं। वे पहुंच जाते हैं हमनुपात्रा नामक एक रहस्यमय स्थान पर जो कि भारत में ही होता है। वहां पर उनका काली शक्तियों से खतरनाक टकराव शुरू हो जाता है जिसमें उनका साथ देने आ पहुंचता है नरक नाशक नागराज। शैतानी दुनिया के खुदा अनुबिस से टकराते हुए ये योद्धा जब परास्त होने ही लगते हैं कि उनकी मदद करने आ पहुंचती है अमुन ra की बेटी बस्तेत। अमुन ra मिस्र के सूर्य देवता का एक अवतार होता है। ताहिरा और मोंटी पुरातन मम्मियों द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। वे मम्मियाँ उन्हें मकबरे के तहखाने में ले जाती है जहां उनका सामने जीवित होता है मिस्र का आखिरी फराहो बादशाह तंत्र तक्षक तूतनखामन। तूतन भी एक तक्षक होता है। तक्षक यानी इच्छाधारी नागों का सम्राट, ठीक नागराज की तरह। फर्क सिर्फ इतना होता है कि नागराज अच्छाई का दूत होता है, वहीं तूतनखामन शैतानी ताकत का। तक्षक कॉमिक्स इन्हीं 2 महान योद्धाओं के टकराव की कहानी है। तक्षक की शुरुआत होती है विशंदर और उसके नकाबपोश रहस्यमय बॉस के साथ, जहां दोनों नागराज को सदा के लिए खत्म करने की साजिश पर काम कर रहे होते हैं। अपनी प्लानिंग के तहत विशंदर, जो कि नाग तांत्रिक होता है, निकल पड़ता है अपने मिशन किल नागराज पर। नेक्स्ट सीन में नागराज, गगन और विनाशदूत खड़े होते हैं रेगिस्तान के 5000 साल पुरानी खतरनाक योद्धाओं की टोली के सामने। ये टोली होती है अकेडियंस की। अकेडियंस को गलतफहमी हो जाती है कि नागराज और उसके साथी मिस्र के फराहों के भेजे हुए आदमी हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इनमें एक जंग छिड़ जाती है। नागराज की घातक सर्प सेना के सामने अकेडियंस की टोली के छक्के छूट जाते हैं। यह सीन यहाँ से कट होकर ताहिरा और मोंटी की तरफ ले जाता है। अब मोंटी और ताहिरा नागराज, गगन, विनाशदूत से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर उनकी ये कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। तभी उनके पास RIP के चीफ यानी प्रोफेसर एक्स का मैसेज आता है। प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि मिस्र की कैपिटल कायरो के एक इजिप्शियन म्यूजियम में अनगिनत मम्मियों ने हमला कर दिया होता है। मोंटी और ताहिरा तुरंत ही प्रोफेसर एक्स द्वारा भेजे गए यांत्रिक घोड़े चेतक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं कायरो की ओर। मोंटी और ताहिरा कायरो पहुंचकर मम्मियों को धूल चटा ही रहे होते हैं कि वहां काली शक्तियों द्वारा भेजा गया लोबियस आ जाता है। लोबियस शेर के मुंह और अजगर के शरीर वाला एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर होता है। वे तुरंत आर्टिलरी केस को डिकोड करते हैं पर उन्हें पता लगता है कि आर्टिलरी केस के पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं होता जो लोबियस को खत्म कर सके। इसका नतीजा यह होता है कि मोंटी और ताहिरा बेबस से हो जाते हैं। सीन बदलता है और नागराज, गगन और विनाशदूत को दिखाया जाता है। वे अकेडियंस की टोली के सरदार अक्काडा को हिप्नोटाइज करके मुर्दों की घाटी का पता लगा लेते हैं। विनाशदूत नागराज से पूछता है कि तक्षक का क्या मतलब होता है। तब नागराज बताता है कि तक्षक वो इंसान होता है जो कि समस्त इच्छाधारी नागों का राजा होता है। अब वे पहुंच जाते हैं मुर्दों की घाटी में। वे वहां तूतनखामन को ढूंढने आए होते हैं। नागराज अपनी सर्प इंद्रियों को जागृत करके तूतनखामन की उस खुफिया जगह का पता लगा लेता है जहां तूतनखामन अपनी सोई शक्तियों को जगाने की क्रिया में लगा होता है। एक बार फिर लोबियस नामक मॉन्स्टर वहां आ जाता है। वे लोबियस से बुरी तरह भिड़ जाते हैं पर लोबियस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता।
तब नागराज अपनी पाषाण सर्पों की सेना वहां बुला लेता है। पाषाण सर्प सेना यानी चट्टानों को चीर देने वाले हथियारों से लैस सर्प सेना। अब बारी थी लोबियस की वहां से भाग निकलने की। नागराज और टीम उसका पीछा करते हैं और एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है इनके बीच। उधर कायरो में मोंटी और ताहिरा की जंग अभी तक चल रही होती है लोबियस से। तभी ताहिरा को एक सांचा दिखता है जो कि लोबियस की कब्रगाह थी, यानी लोबियस यहीं से निकलकर बाहर आया होता है। उस कब्र को देखकर ताहिरा यह समझ जाती है कि लोबियस पर काबू पाने के लिए उसे यानी लोबियस को वापस उसी कब्र में धकेलना होगा और उसे सील करना होगा। ताहिरा मोंटी और चेतक को कहती है कि किसी भी तरह उन्हें लोबियस को घेर कर उस कब्र तक लाना होगा, जो कि एक बेहद मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट सीन में नागराज और टीम भी उस दूसरे लोबियस पर काबू पाने की कोशिश में लगे होते हैं। उधर चेतक अपने खुरों में नाल के रूप में फिट मिसाइल्स रॉकेट की मदद से लोबियस को उसकी कब्र में धकेल पाने में कामयाब हो जाता है। ऐसा होते ही चेतक अपनी लेज़र किरणों से कब्र के ढक्कन को सील कर देता है। उधर नागराज भी अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लोबियस नंबर 2 पर काबू पा लेता है। तभी नागराजन टीम के पास जाने कहां से एक मानव नरमुंड हवा में तैरता हुआ आ जाता है। वे उस नरमुंड को खत्म करने ही होते हैं कि उस नरमुंड में से आवाज़ निकलती है। वो नरमुंड कहता है कि वो खुदाई शक्तियों द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि होता है जो कि उनकी मदद के लिए वहां आया है। फिर वो नरमुंड अपनी विशेष शक्ति से उन्हें वहां से दूर एक महल का दृश्य दिखाता है जिसमें तूतनखामन को देखते हैं। तूतनखामन उस वक्त वहाँ विशंधर से मिल रहा होता है। विशंधर आपको याद ही होगा कि वो नागराज को ख़त्म करने के मिशन पर यानी किल नागराज पर निकला होता है और तूतनखामन का दुश्मन भी नागराज ही होता है, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। विशंधर फराह तूतनखामन का इस्तकबाल करता है, साथ ही तूतनखामन को ये भी बता देता है कि नागराजन टीम ने उसके सेवक लोबियस की लीला समाप्त कर दी होती है। यह जानकर तूतनखामन गुस्से में उबलना शुरू हो जाता है। तब विशंधर नागराज के खिलाफ उसे भड़काना शुरू कर देता है। तब तूतनखामन अपने सर्वश्रेष्ठ खतरनाक योद्धाओं की सेना को बुलाने का आह्वान करता है ताकि नागराज को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वो कहता है कि इन खतरनाक योद्धाओं को नागराज और उसके साथी जीत नहीं पाएंगे। यह सब दृश्य नागराज, गगन और विनाशदूत नरमुंड के माध्यम से देख रहे होते हैं और वे यह भी समझ जाते हैं कि अब उनका सीधा मुकाबला एक महाशक्तिशाली फराहों से होने जा रहा है, जहां उन्हें हर कदम पर मौत से टक्कर लेना होगी। थोड़ी देर बाद तूतनखामन अपने एक खतरनाक सेवक अनुबिस को कहता है कि अनुबिस यानी शैतानों का खुदा, वो कहता है कि नागराज और उसके साथियों को ख़त्म करना होगा। तब अनुबिस वहाँ नागराज और टीम को ख़त्म करने भेज देता है शेजमू को। शेजमू जो कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान होता है। शेजमू चिंघाड़ कर कहता है कि अपनी मंजीर से तुम तीनों का सिर तोड़कर तुम्हारे रक्त का सेवन करूंगा अपनी लाल मदिरा के साथ। तब विनाशदूत उससे कहता है कि मुझे मदिरा पान करने वालों से सख्त नफरत है शेजमू। मदिरा सिर्फ शरीर ही नहीं दिमाग भी खोखला कर देती है। शेजमू उससे कहता है कि किसी भी प्रकार का जीवित प्राणी का प्रहार उस पर कोई असर नहीं करता। तीनों किसी प्रकार शेजमू के खतरनाक घातक प्रहारों से बचते हुए उससे निपटने की तरकीब सोचने लगते हैं। तब नरमुंड उन्हें बताता है कि शेजमू की शक्ति का केंद्र उसकी कमर में लटक रही मशकों में भरी मानव रक्त मिश्रित लाल मदिरा है। अब विनाशदूत शेजमू की मशकों को टारगेट बनाकर उन पे अपनी लेजर किरणें छोड़ता है, पर लेजर किरणें भी मशकों को भेद पाने में नाकामयाब हो जाती है। शेजमू और भी घातक हो जाता है। तब नागराज को एक उपाय सूझता है। वो मशकों से जुड़ी उसकी नलिकाओं को अपने नागफनी सर्पों से काटना शुरू कर देता है, जिससे कि मदिरा का प्रवाह शेजमू के शरीर में होना बंद हो जाए। पर नलिकाएं कटकर फिर खुद ही स्वयं को जोड़ लेती है, परंतु मदिरा का प्रभाव फिर भी बाधित हो जाता है। दरअसल उन नलिकाओं में नागराज के सूक्ष्म सर्प सैनिक प्रवेश कर चुके होते हैं और नलिकाओं में प्रवेश करने के बाद वे अपना आकार बड़ा कर लेते हैं, जिससे मदिरा का प्रभाव बाधित हो जाता है। सप्लाई रुकते ही शेजमू को कमजोरी होने लगती है।
उसकी शक्तियां लगातार कम होना शुरू कर देती है, यानी दारू ना मिलने पर एक दानव की हालत भी एक गधे की तरह हो सकती है। फिर वो वहां से गायब हो जाता है। हार जाने पर अनुबिस ने उसे वापस बुला लिया होता है। अब एक बार फिर तीनों तूतनखामन तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। नरमुंड कहता है कि वो उनकी तूतनखामन तक पहुंचने में मदद कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है कायरो के म्यूजियम पर। ताहिरा और मोंटी चेतक के साथ किसी भी तरह से नागराज, गगन और विनाशदूत के पास जाना चाहते हैं, बट देयर इज नो वे आउट। ऐसा कोई रास्ता उन्हें नहीं मिलता जिससे कि वो नागराज, गगन और विनाशदूत से संपर्क कर सकें। तभी प्रोफेसर एक्स का मैसेज उन तक आता है। प्रोफेसर एक्स उन्हें कहते हैं कि मिस्र के अल गीजा नाम के एक स्थान पर स्थित गीजा पिरामिड पर पहुंचना होगा उन्हें। वहीं पर उनकी मुलाकात नागराज, गगन और विनाशदूत से होगी। इधर नागराज, गगन और विनाशदूत को नरमुंड अल गीजा पर स्थित गीजा पिरामिड पर लेके पहुंच गया होता है। नरमुंड यह भी बताता है कि यह वही जगह है जहां आज से 2500 साल बाद फराहो खुफू गीजा की पिरामिडों का निर्माण करवाएगा। वह बताता है कि सभ्यता के आरंभ से ही कई विनाशकारी और चमत्कारी शक्तियां मिस्र की धरती के नीचे निवास करती आई है, जिनमें से एक इच्छाधारी नाग भी होते हैं। तूतनखामन ने इन्हीं इच्छाधारी नागों को अपना गुलाम बनाया होता है और अब तूतनखामन इनका प्रयोग देवताओं को हराने के लिए करने वाला होता है। यानी अलगीजा की इस रेतीली धरती के नीचे तूतन के किसी गुलाम इच्छाधारी का वास है। गगन पूछता है कौन है वो इच्छाधारी। तूतनखामन और विशंदर जादू के शीशे में नागराज एंड टीम को देख रहे होते हैं। तूतनखामन कहता है कि तुम लोगों की मौत है वह, और गीजा में ही तुम्हारी कब्र बनाएगा तूतनखामन का खतरनाक इच्छाधारी सेवक सर्पोपाड। सर्पोपाड बहुत ही विशाल इच्छाधारी सर्प होता है। उसका सिर एक चीते के और नाग के मिश्रण का होता है, यानी चीते जैसी फुर्ती और सर्प का लचीलापन उसकी शक्ति होती है। इस बीच मोंटी और ताहिरा भी चेतक पर उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। वे भी नागराजन टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और अब सभी भिड़ जाते हैं उस विशाल दैत्य से। अपनी गन से उस फुर्तीले दैत्य को टारगेट नहीं कर पाते वे, तब वो दैत्य किसी तरह नागराज को निगल लेता है। नागराज के सभी साथी घबरा जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद सर्पोपाड का बदन गलने लगता है और अंदर से नागराज सकुशल बाहर निकल आता है। आगे हम देखते हैं कि बस्तेत तूतनखामन को आगाह करने आई हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि बस्तेत तूतनखामन को प्रेम करती थी, पर तब वो सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाला एक वीर योद्धा हुआ करता था। तब तूतनखामन भी उसे बताता है कि उसके निर्दयी और क्रूर शासक बनने के पीछे अमुन-रा जिम्मेदार होते हैं। अमुन-रा यानी बस्तेत के पिता। वो कहता है कि ओरसिस को हराने के बाद अमुन-रा के पास तूतनखामन बस्तेत का हाथ मांगने गया था, परंतु वो अमुन-रा द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया था। अमुन-रा ने उसे यानी तूतनखामन से अपनी दिव्य पुस्तक स्वर्ण तंत्रिका छीनकर उसे उसी की सेना के द्वारा स्वर्ग से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अब बस्तेत को काफ़ी ग्लानि होती है। वो कहती है कि वो देवपुत्री है और देवपुत्री को मानव से प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए तूतनखामन स्वयं को तक्षक बनाकर और देवताओं को हराकर बस्तेत को पाना चाहता था, परंतु बस्तेत इस पर आपत्ति लेते हुए यह कहकर वहां से विलीन हो जाती है कि अब तुमसे मुलाकात रणभूमि में ही होगी। तभी विशंदर आता है। वो कहता है कि नागराज ने सर्पोपाड को भी खत्म कर दिया है। इस पर तूतन कहता है कि यह तो और अच्छा है, अब नागराज को मैं खुद ही दंड दूंगा। वो पूरी पृथ्वी के इच्छाधारियों को हमनुपात्रा में पहुंचने का आदेश दे देता है। यही खबर नरमुंड नागराजन टीम को दे देता है। वे तुरंत ही युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के लिए तैयार होने लगते हैं। आपको बता दूं कि नागराज और टीम की करंट लोकेशन अभी मुर्दों की घाटी हमनुपात्रा में ही है और वे अभी करंट टाइमलाइन के हिसाब से 5000 साल पहले के मिस्र में है। अब मुर्दों की घाटी में एक विशाल सोने का पिरामिड होता है। उस पिरामिड के ऊपर अनुबिस आई लगी होती है, जिससे अनुबिस बाहर आया था। दरअसल तूतन ने ही यह पिरामिड अनुबिस के लिए बनवाया था। इस आई से अनुबिस पृथ्वी पर दूसरी दुनिया का द्वार खोल सकता है। इस पर नागराज नरमुंड से पूछता है कि तूतन ने अनुबिस के लिए इस स्वर्ण पिरामिड मिस्र में
ना करवाकर इतनी दूर हिंदुस्तान के हमनुपात्रा में ही क्यों कराया? नरमुंड इसके जवाब में कहता है कि एक तो पृथ्वी पर निश्चित स्थानों पर ही वह केंद्र बिंदु होते हैं जहां एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश द्वार खोले जा सकते हैं। हमनुपात्रा उन्हीं स्थानों में से एक है। और दूसरा खास कारण यह है कि हिंदुस्तान ही इच्छाधारी नागों के वास का भी केंद्र बिंदु है। इसी जगह से वह दोबारा अपने इच्छाधारियों की सहायता से अमुन-रॉ से युद्ध जीतने का प्रयास करेगा। नागराज पूछता है कि दोबारा से तुम्हारा क्या मतलब है? तब नरमुंड कहता है कि वह इसी जगह से दोबारा अपने इच्छाधारियों की सहायता से अमुन-रॉ से युद्ध जीतने का प्रयास करेगा। इस दोबारा से नरमुंड का आशय यह होता है कि दरअसल तूतनखामन इस बार समय के देवता थोथ का समय द्वार खोलकर पुनः भूतकाल में वापस आया है। भूतकाल में पहली बार तूतन अमुन-रॉ से युद्ध कर चुका था, जिसमें वह अमुन-रॉ द्वारा हरा दिया गया होता है। इसीलिए तूतनखामन इस बार अपनी पूरी शक्तियों के साथ दोबारा युद्ध करके अमुन-रॉ को पराजित करना चाहता है। फिर भी बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। अब यहाँ तूतनखामन नागराज के लिए और गगन विनाशदूत के लिए अलग अलग युद्ध रणनीतियों के तहत उनकी सम्मिलित शक्तियों को अलग कर देता है। यानी गगन और विनाशदूत के लिए युद्ध चुनौती होती है अनुबिस की विशाल स्याह सेना, जिसे कोई मानव शक्ति नहीं हरा सकती है। और नागराज के लिए युद्ध चुनौती होती है तंत्र तक्षक तूतनखामन की विशाल इच्छाधारी सेना। अब यह मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यह ऑलमोस्ट सेमीफाइनल मैच की तरह है। यहाँ मज़ा अपने चरम पर पहुँच गया है। तो नागराज एंड टीम और तूतनखामन टीम के बीच में युद्ध की बिगुल बज चुका है। इसका पूरा आनंद हम तक्षक के सेकंड पार्ट में लेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा तक्षक का पार्ट 2।